आज अपन शुरू करेंगे बेटा मौर्य साम्राज्य। ठीक है, पहला अखिल भारतीय साम्राज्य मौर्य साम्राज्य। इसके पहले अपन थोड़ा सा जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो डिस्कस ये करेंगे कि मौर्य काल जो है वो आता उसके पहले की जो मगध की व्यवस्थाएं थी क्या थी। हालांकि पिछले लेक्चर में अपन ने इससे संबंधित चीज़ें देख ली थी, लेकिन कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें अपन जो है एक बार और देखते हैं। देखिए, नंद वंश का शासन आया। ठीक है, अब थोड़ा सा परिस्थितियों को आप इस मानचित्र के द्वारा समझिएगा। ये नेपाल वाला भाग, सिक्किम, भूटान, ये अपना मगध साम्राज्य पूरा। ठीक है, अब मगध सत्ता जो है यहाँ पे किसका शासन हो गया? नंद वंश का। ये वाला जो राज्य था ये कौन सा था? पुरु साम्राज्य था, पुरु साम्राज्य। ठीक है, सिकंदर मकदूनिया का शासक, वो भारत की तरफ तक टक्की लगाए हुआ था, विश्व विजेता का प्लान उसने ले लिया। मगध पे यहाँ पे नंदवंश शासन कर रहा है। अब नंदवंश जो है, अगर मान लो 20 वर्ड्स में यही क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पे अपने पास लिखने लायक चीज़ें क्या है? संस्थापक कौन है इसके? महापद्म नंद। अब मान लो महापद्म नंद है, उससे रिलेटेड ही मान लो 20 वर्ड्स आ गया, तो एक चीज़ तो रिवर्सल यही हो गया, नंदवंश के संस्थापक। दूसरा, इन्हें पुराणों में एकराट कहा गया है। ठीक है, अब इसके बाद नंदवंश जो है इसमें शासक कौन आते हैं? घनानंद। अब घनानंद कौन है बेटा? घनानंद बहुत शक्तिशाली शासक थे मगध के। ऐसा कहा जाता है कि जब घनानंद मगध के शासक थे तो गंगा में पानी की बजाय सोना बहा करता था, मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल थे। कोयला भी जो है वो माइनिंग बहुत बड़े स्तर पे इन्होंने पहुंचा दी थी कोयले की, तो इस कारण से ऊर्जा संसाधन भी इनके पास बहुत अच्छे हो गए थे। चूँकि ये गंगा का मैदानी प्रदेश है तो उत्पादन भी बहुत अच्छा था। अब जो घनानंद है और उनके चाणक्य का जो विवाद है, जिस कहानी के बारे में आप लोग जानते हैं कि भाई घनानंद और चाणक्य के बीच में विवाद हुआ। विवाद का कारण क्या था कि चाणक्य जो है तक्षशिला में प्रोफेसर थे, और जब उन्हें पता चला कि सिकंदर अभियान कर रहा है और भारत की ओर भी आगे बढ़ेगा, तो जब फारस तक उसकी सेनाएं आ गई थी तो वो मगध साम्राज्य में उपस्थित हुए पाटलिपुत्र में, और घनानंद से कहा कि भाई जो अखिल भारत है, अखंड भारत है, वो असुरक्षित है। तो घनानंद ने यही बात कही कि भाई अखंड भारत को मैं नहीं जानता, मैं केवल मगध को जानता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इनका विवाद हुआ। फिर चाणक्य क्या करते घनानंद के विरुद्ध कि भाई शपथ ले लेते कि जब तक मगध से इसको नहीं हटा दूंगा तब तक मैं शांत नहीं रहूँगा। उसी समय सिकंदर जो है वो पुरु साम्राज्य पर उनका हमला होता है। भारत का एकमात्र सत्ता जिनसे सिकंदर का सामना होता है वो कौन सी है? पुरु सत्ता। और यहाँ के राजा होते हैं पोरस। उनका और सिकंदर का आपस में युद्ध होता है। ठीक है, अब इनका आपस में युद्ध होता तो कैसे रहता है? देखो आप, ये सिकंदर की सेनाएं, ये यहाँ पे पोरस की सेनाएं। ठीक है, अब पोरस की सेनाओं में हाथी सेना भी थी और सिकंदर की सेनाओं ने हाथी पहली बार देखा तो उन्हें लगा कि ये बहुत बड़े बड़े असुर अपने साथ रखते हैं। और प्रारंभ में पोरस की जो सेना है वो लगभग विजय में चल रही थी, किंतु तत्कालिक समय पे वर्षा हो जाने की वजह से इस युद्ध में पोरस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अपने स्वाभिमान और गरिमा के कारण से सिकंदर ने उससे मित्रता कर ली। इतिहास में इस युद्ध को क्या है, दो अलग अलग प्रजाति में होने के कारण हाइड्रो स्पीसीज की लड़ाई कहा जाता है। स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति, दो भिन्न भिन्न प्रजातियों में हुआ युद्ध, हाइड्रो स्पीसीज की लड़ाई। चूंकि ये युद्ध जो है झेलम नदी के किनारे हुआ था, इस कारण से इसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं। झेलम का पौराणिक नाम क्या है? वितिस्ता, तो ये उस नाम से भी जाना जाता है। तो एक तरह से ये पूरा चैप्टर यहाँ का समझ में आ गया। अब ये चीज़ें होने के बाद क्या हुआ कि भाई सिकंदर तो क्या होता है, उसकी सेनाएं व्यास नदी को पार नहीं करना चाहती और यहाँ से वापस यूनान की ओर लौट जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मगध है उसमें घनानंद के अत्याचार जनता पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसी समय चाणक्य इससे प्रतिशोध के लिए क्या करते हैं, अपना एक शिष्य तैयार करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूँ MPPSC, क्योंकि मैं नहीं बन पाया तो अपने बच्चों को बनाएंगे। ठीक है, और वो जाना जाता है चंद्रगुप्त
उसकी माँ का नाम था मूरा, वहाँ से ये सरनेम अडॉप्ट किया इन्होंने मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और वो उसको पूरी तरह से साम दाम दंड भेद सभी कलाओं में पारंगत करते हैं। और एक समय जब ऐसा आता है जब चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं कि आवेश में आकर बहुत जल्दी जो अब मगध है, घनानंद है, पाटलिपुत्र है, उस पर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन उसे प्रारंभ में हार का सामना करना पड़ता है। बाद में चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलकर फिर से एक नई योजना बनाते हैं और कालांतर में घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखते हैं। न ये केवल मौर्य साम्राज्य की स्थापना थी अपितु अखिल भारतीय सत्ताओं का आगाज भी था, क्योंकि अभी तक भारत में जो भी राज्य आए थे वो आकार में बहुत छोटे थे, क्षेत्र में बहुत छोटे थे। इनमें कुछ शक्तिशाली राज्य जैसे मैंने दो आपको इंट्रोड्यूस कराए, मगध डायनेस्टी और पुरु डायनेस्टी, ये थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जो वृहत स्तर का भारतीय राज्य साम्राज्य है वो प्रकट होने लगा कि भाई हाँ, इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य जो है वो प्रकट होने लगा। और यहाँ से मौर्य साम्राज्य की कहानी शुरू होती है, जिसको अपन देखते हैं क्रमशः। मौर्य काल, वे परिस्थितियां जो मौर्य साम्राज्य को सुअवसर प्रदान किया गया। ठीक है, मतलब वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिसने मौर्य साम्राज्य को वो सुअवसर दिए कि वो एक अखिल भारतीय सत्ता को स्थापित कर पाए। धनवान व शक्तिशाली मगध पर विजय प्राप्त करना। पहली चीज, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर विजय प्राप्त कर ली, घनानंद को निपटा दिया और सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली, तो उसको क्या है, वहाँ की पूरी सेना, वहाँ का पूरा धन, सब कुछ प्राप्त हो गए। तो पहला कारण दिया है। दूसरा, चाणक्य की कूटनीति। चाणक्य जो है विशुद्ध राजनीतिज्ञ भी थे, एक प्रकार से आदर्शवादी भी तो थे ही थे, लेकिन राजनीति अलग थी, तो उनकी कूटनीतियों का लाभ भी यहाँ पे इनको मिला। चंद्रगुप्त मौर्य की महत्वाकांक्षा है, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी तो उसके बाद में उसकी महत्वाकांक्षा एम्बिशस जाग गई कि अब मुझे बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना है, अखिल भारतीय भारत जो है अखिल भारतीय संघ बनाना है। तो इस कारण से उसकी महत्वाकांक्षा है। यूनानी शासक सेल्यूकस पे विजय, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में बताते हैं थोड़ा सा। देखो, जो सिकंदर आए थे उसकी जो चीफ ऑफ आर्मी जो थे, सेनापति, वो कौन था, सेल्यूकस निकेटर। और उसकी जो नौसेना था उसका नियारकस। सेल्यूकस निकेटर जब सिकंदर चला गया तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या बोला कि भारत जो है मेरी राज सत्ता है, इसलिए उसने भारत की ओर आंख उठाई। और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दिया, सेल्यूकस को पूरी तरह से हरा दिया। जब उसने सेल्यूकस को हरा दिया तो सेल्यूकस को हराने का मतलब विश्व विजेता वाले जो लोग हैं उनको हरा दिया। तो फिर भारत में उसका सामना करने जैसा कोई भी शासक बचा नहीं था, तो ये उसकी प्रसिद्धि का कारण बन गया। फिर राजव्यवस्था आधारित शासन स्वरूप, क्योंकि जो चाणक्य हैं उन्होंने जो एक सिस्टम होता है शासन का कि भाई कैसी मंत्री परिषद होनी चाहिए जिनको अमात्य कहा जाता था, कैसे प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए जिनको तीर्थ अध्यक्ष के रूप में जाना जाता था, ठीक है, किस प्रकार से टैक्स लेना चाहिए, रेवेन्यू सिस्टम क्या होना चाहिए, तो ऐसा एक पूरा पॉलिटी सिस्टम बना कर दिया। तो इस कारण से इनका जो शासन है वो बेहतरीन होता गया। चंद्रगुप्त मौर्य को अखिल भारतीय सत्ता का संस्थापक भी माना जाता है। ये बात तो अपन ने देख ली। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य न केवल मौर्य वंश का संस्थापक अपितु अखिल भारतीय सत्ता का भी संस्थापक। यूनानी जो चैप्टर्स हैं या जो नोवेल हैं या जो वहाँ का इतिहास है, साहित्यिक स्रोत है, उसमें इसको सेंड्रोकोटस कहा गया है। मुद्रा राक्षस में इसे वृषल कहा गया, पुराणों में मुद्रा राक्षस में इसे वृषल नाम से पुकारा गया है। ठीक है, श्रवण बेलगोला में जैन मतानुसार निर्माण प्राप्त किया। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य पे अगर 20 वर्ष आ जाए, ठीक है, तो अपन कैसे लिखेंगे वो सारी चीज़ें अपन देख लेते हैं एक चैप्टर पे। जैसे आपको मान लो यहाँ पे आया चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य 20 वर्ष में आया, तो पहली चीज मौर्य साम्राज्य व अखिल भारतीय सत्ता का संस्थापक, अखिल भारतीय सत्ता का संस्थापक। ठीक है, अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर
उपवास द्वारा प्राण त्याग। बस ये इनकी पूरी बात हो गई अगर 20 वर्ड्स में आ जाए तो। अब मान लो 11 मार्कर में इससे क्वेश्चन आ जाए, चंद्रगुप्त मौर्य पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध इतिहास का शासक रहा है, इस संदर्भ में प्रकाश डालिए, ऐसा कुछ आ जाता है। या चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न ये रहेगा, लेकिन आपको कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान रखने हैं वो सारे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब ये आपका पेज नंबर 1, 200 शब्द में सिखा रहा हूँ इस आंसर को। लिखने बेटा सीखना मेरे आंसर को, जैसे आपने कल आंसर जो सेंड किया था, ठीक है, या बाकी और जिस बच्चे ने सेंड किया था वो भी देखना इसको, कि जैसे मैं कैसे पैटर्न कर रहा हूँ आपने कैसे किया। बहुत ज़्यादा कंटेंट डालने की जरूरत नहीं है, 200 शब्द है तो जरूरी नहीं 200 डाले, 150 डालो, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से दोनों पेज नजर आने चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक कोटेशन दे देंगे कि न केवल मौर्य साम्राज्य अपितु अखिल भारतीय सत्ता के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके बारे में निम्न वर्णन या जिसके बारे में निम्न विशेषताएं, जो भी प्रश्न पूछा, ठीक है। ये अब यहाँ पे पहला बिंदु अपन ने बना दिया, महत्वाकांक्षी शासक, योग्य सेनापति, महान विजेता, कुशल प्रशासक, ये पॉइंट्स हो गए। जनहितैषी या प्रजावत्सल शासन व्यवस्था, फिर चाणक्य के अनुसार शासन व्यवस्था संपादन, ठीक है, धर्मपरायण, और इनमें आप लिखते चल रहे हैं 2-2 लाइन। इस तरीके से ये पॉइंट्स आपने लिख दिए और लास्ट में आपने निष्कर्ष लिख दिया। ये आपके पॉइंट्स हो गए, ये 11 मार्कर कंप्लीट आपका। ये पॉइंट्स जो हैं लगभग जितने भी महान राजा हैं उनमें ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आएंगे। तो इन्हीं पॉइंट्सों को अपन ने लिखा और आगे बढ़ गए। नेक्स्ट, चाणक्य या विष्णुगुप्त के बारे में। तक्षशिला के मूर्धन्य शिक्षक, घनानंद से बेर हुआ, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से अखिल भारतीय सत्ता की स्थापना की। इनकी पुस्तक जो कौन सी है, अर्थशास्त्र, लेकिन नाम अर्थशास्त्र है, जैसे नाम हसमुख लेकिन सुबह उठते ही रो रहे हैं, वैसे इस किताब का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसके विषय वस्तु राजनीति व राज व्यवस्था है। उस समय जो है अंग्रेजी तो प्रचलित ही नहीं, हिंदी का भी जन्म नहीं हुआ था, तो अर्थशास्त्र की भाषा रहेगी वो कौन सी रहेगी, अर्थशास्त्र की भाषा संस्कृत। फिर अर्थशास्त्र, मौर्य काल में चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ, पहली बात। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु राजव्यवस्था के नियम, ये 20 वर्ड्स का आंसर हो गया। मान लो 5 मार्कर में आ गया तो 15 खंडों में रचित इस पुस्तक में राजव्यवस्था के अभूतपूर्व नियमों का उल्लेख किया गया है। उसके साथ ही इसमें और भी जो चीज़ें हैं अपन एड ऑन कर सकते हैं, आगे लिखी होगी तो और बढ़िया है, नहीं लिखी होगी तो दिखा देते हैं कि भाई अपन और इसमें क्या लिख सकते हैं। इसमें अपन लिख सकते हैं कि इसमें पदाधिकारी, तीर्थ एवं अध्यक्ष के रूप में दिए गए हैं, ठीक है, इतना सा। बाकी तो ठीक है, आगे बहुत सारी जानकारी आएगी जो इससे रिलेटेड 5 नंबर 11 नंबर भी आ जाएगी तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्यूकस निकेटर, मान लो इसके बारे में 20 वर्ड्स आ गया क्योंकि ये भी चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध लड़ा था। सिकंदर का सेनापति, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हारा, अपने राजदूत को मौर्य दरबार में भेजा। अब यहाँ पे केवल राजदूत दिख लिया, राजदूत कौन था पता ही अपन लोगों को, कौन थे इनके राजदूत, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज को भेजा, ये 20 वर्ड्स कंप्लीट यहाँ पे। कार्नेलिया, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, पिता की हार के बाद राजनीतिक संधि का शिकार, चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह। अब वहां पे कार्नेलिया लिखा गया, 20 वर्ड्स में इसका आंसर आप देखो, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, पिता की हार के बाद राजनीतिक संधि का शिकार हुई और सेल्यूकस निकेटर को इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करना पड़ा। मेगस्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। पुस्तक इंडिका, इसने कौन सी किताब लिखी, इंडिका। भारतीय साम्राज्य को या भारतीय जो समाज है, साम्राज्य नहीं है वो समाज है, भारतीय
समाज को 7 जातियों में विभक्त बताया। इन्होंने वर्गवाद या वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया। इंडिका में इन्होंने बताया कि 7 जातियों का तात्कालिक भारतीय सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर इन्होंने लिखा है। तो ये सारी जानकारी इनके बारे में 20 वर्ड्स में ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। 5 मार्कर भी आ जाए तो पर्याप्त कंटेन है। फिर 7 वर्ग जो इन्होंने बताए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिका में मेगस्थनीज द्वारा वर्णित 7 वर्गों पर टिप्पणी लिखिए, 5 नंबर में आ गया। तो इन्होंने जो 7 वर्ग बताए थे वो कौन कौन से बताए थे, ये याद रखना जरूरी है कि दार्शनिक होते हैं साहब, किसान, सैनिक, कारीगर, अहीर दूध का काम करने, सभासद मतलब राजनीतिक और निरीक्षक, ये 7 जो लोग हैं ये रहते हैं। ये बात किसने बताई थी, मेगस्थनीज ने बताई। और किस पुस्तक में बताई इसने, इंडिका में। किसमें बताई, इंडिका पुस्तक में। कौन कौन थे, दार्शनिक, फिलोसोफर, किसान। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखो किसान ही है, अहीर मतलब दूध का काम करने वाले, सैनिक, कारीगर, ये 4 तो ऐसे कैसे ध्यान रह गए। फिर राजनीति नहीं करेंगे वो लोग कहाँ जाएंगे, तो सभासद जो सभा में बैठते थे वो लोग, निरीक्षक और दार्शनिक। दार्शनिक जैसे हमारे जैसे मार्ट साहब को गिन लो आप लोग, सभासद जो राजनीति गिनते हैं वो, निरीक्षक जैसे एक तरह से पुलिस डिपार्टमेंट जैसा समझ लो। तीर्थ, अब जैसे मान लो 20 वर्ष आ गया, जैसे अपन ने वहां लिखा था तीर्थ। अर्थशास्त्र में वर्णित मौर्यकालीन सर्वोच्च अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। इनकी संख्या 18 बताई गई है। उदाहरण समाहर्ता, ये 20 वर्ष में एक परफेक्ट आंसर हो गया। इनमें अगर आपको लगे कि थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है तो आप केवल लुसेंट से पढ़ के भी इसको और डिटेल कर सकते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफाइड कंटेंट को अपन या तैयार कर सकते हैं ताकि मेंस में अपन लोग जो है सफल हों, ठीक है। एड ऑन के लिए आप अगर आपको लगता है तो आप और भी कर सकते हैं, हालांकि उसके लिए भी बाकी सोर्सेज बनाए गए हैं आप लोगों के लिए। अध्यक्ष, अर्थशास्त्र, मौर्यकालीन प्रशासनिक मुखिया, इनकी संख्या 25। पदानुक्रम में, पदानुक्रम नहीं, पदानुक्रम, पदानुक्रम में, पदानुक्रम में तीर्थ से नीचे। उदाहरण सीता अध्यक्ष, पणा अध्यक्ष, जमीन का जो अधिकारी होता था सीता अध्यक्ष। बिंदुसार, अब बिंदुसार कौन है बेटा, इनके जन्म की भी एक विशेष कहानी है कि अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को विष कन्याओं से बचाने के लिए चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त को हमेशा थोड़ा थोड़ा जहर देते थे। एक दिन क्या है, जहर के दूध की गिलास में जहर मिलाया, चंद्रगुप्त पीते उससे पहले उनकी पत्नी ने पी लिया। और ये देखकर चाणक्य ने क्या कर दिया, उनका, क्योंकि उस समय वो गर्भस्थ थी तो उनका पेट चीर दिया और पुत्र को बाहर निकाल लिया। लेकिन तब तक क्या है, जहर की एक बूंद उनके सिर पे आ चुकी थी और इस कारण से ये इतिहास में बिंदुसार के नाम से पहचाने गए। बाद में बिंदुसार को लोगों ने भड़काया भी सही, तो उन्होंने चाणक्य को अपनी माँ का हत्यारा मानकर उनको जंगल भेज दिया था। और शायद ऐसा बताया जाता है कि उसी जंगल में आग लगाकर जो चाणक्य है उनकी हत्या कर दी गई थी कि इन लोगों के द्वारा। तो ये वही बिंदुसार है। तो याद रह जाएगा इससे बिंदुसार कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र। उपनाम अमित्रघात, जैन धर्म में विश्वास था जिसका गुण ज्ञान सिंह से। मौर्य वंश के दूसरे शासक, इन्होंने 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद का गठन किया। मतलब जैसे आज भारत में अपनी संसद है 552 सीटें अधिकतम, ठीक है। अब 2 एंग्लो इंडियन हटा ले तो 550 सर्जित सीटें अगर अपन देखें तो उस हिसाब से लगभग उतनी सीटें हैं। इन्होंने 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद का गठन किया और आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ये किस संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय का। ये जैन धर्म में जो सेन है इनको इन्होंने शरण दी थी, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी रहे ये 20 वर्ष में। तक्षशिला का विद्रोह जो है वो भी उसने दबाया था। खल्लाटक, मौर्यकालीन बिंदुसार द्वारा स्थापित उसकी मैत्री परिषद जिसमें 500 सदस्य होते थे, इसके प्रधान को खल्लाटक कहा जाता था। मतलब कौन सी है, मौर्य काल में अपनी 500 सदस्यीय राजनीतिक मैत्री परिषद का अध्यक्ष या प्रधान खल्लाटक कहा जाता था। तो ये 20 वर्ष में आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर हो गया खल्लाटक। खल्लाटक कौन है, अभी देखा अपन ने, 500 सदस्यीय मैत्री परिषद, एक राजनीतिक संस्था जिसको किसने डेवलप किया था, बिंदुसार ने। उसका हेड क्या कहलाता है, खल्लाटक। क्लियर, भारतीय आगे बढ़े। दिव्यदान, बौद्ध साहित्य जिसमें अशोक के प्रारंभिक जीवन में मौर्य काल में आने वाली ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त होती है। दिव्यदान, अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, जैसे 20 वर्ष में इसका आंसर लिखना है दिव्यदान पे, तो प्राचीन पाली बौद्ध साहित्य
अशोक के प्रारंभिक जीवन एवं मौर्यकालीन ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। बस ये आपका 20 वर्ड्स का आंसर हो गया। क्लियर? आगे बढ़े बेटा आयुषी। डाइमेकस सीरिया के राजा एंटियोकोरस का राजदूत जो मौर्य नरेश बिंदुसार के काल में मगध आया था। डाइमेकस कौन है साहब? सीरिया के राजा कौन थे? एंटियोकोरस। उसके एम्बेसडर बनकर कौन? डाइमेकस। कहाँ आए? मौर्य साम्राज्य में। किसके दरबार में आए? बिंदुसार के दरबार में। तो 20 वर्ड्स में सेम लिख दिया, 3 नंबर मिलना है। अशोक सर्वकालिक महान शासकों में से एक, बौद्ध धर्म का पुनः उद्धारक। ये कोटेशन हो गया। जब आप इसको 11 मार्कर में लिखे तो ये कोटेशन के रूप में आप यूज कर सकते हैं। 5 मार्कर में भी आ गया, इसको कोटेशन के रूप में ले लिया तो शुरुआत इतनी बढ़िया हो जाएगी इंट्रो की कि आपको बहुत बढ़िया लगेगा, एग्जामिनर को नंबर देने में आसानी रहेगी। सर्वकालिक महान शासकों में से एक, बौद्ध धर्म का पुनरुद्धारक अशोक। उसके बारे में शिलालेख, जो शिलालेख है उसको लिखने की परंपरा को इसने सृजित किया। अभी तक ऐसा कोई शासक नहीं आया था जिसने राज आज्ञाओं को पत्थरों पर गुदवाया हो, इंस्क्रिप्शन। तो इसने क्या किया, जो राज आज्ञाएं हैं उनको पत्थरों पे गुदवाया, जिसे आज अपन अशोक के शिलालेख कहा जाते हैं। इस परंपरा को प्रारंभ किया इसने। अशोक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में नॉर्मली 11 नंबर में भी काम आएंगे, 5 नंबर में भी काम आएंगे। बिंदुसार के समय तक्षशिला विद्रोह को इसने भी दबाया। 269 BC में अवंतिका राज्यपाल रहते हुए मगध का सम्राट बना। जब ये मगध के राजा बने थे तो उस समय कहाँ थे? पहले अवंती के राज्यपाल। कलिंग युद्ध हृदय परिवर्तनकारी घटना। देखो कलिंग के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लो कलिंग युद्ध 20 वर्ष में आया हुआ है वैसे तो। ये था कलिंग राज्य। इसकी राजधानी कौन सी थी? तोसली। ठीक है। यहाँ के राजा कौन हुआ करते थे? खारवेल जाति। ठीक है। ये 3 चीजें, कलिंग राज्य, राजधानी तोसली, राजा कौन थे? खारवेल। युद्ध करने का कारण, एक तो इसकी स्थिति, जैसे 5 मार्कर में आपका आ गया ये क्वेश्चन, तो भाई अपन ये लिखेंगे ना कि मौर्य शासक अशोक के द्वारा कलिंग नरेश खारवेल से 269 ईसा पूर्व में युद्ध, कलिंग युद्ध। फिर अपन क्या लिखेंगे? कारण। तो कारण क्या था? इसकी भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण सामुद्रिक मार्ग उपलब्ध कराती थी, समुद्री मार्ग। फिर दूसरा, यहां से हाथी प्राप्त करना ताकि एक मजबूत सेना को बनाया जा सके। ठीक है। फिर आगे कलिंग युद्ध जो है, इसका परिणाम, युद्ध में लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो मारे गए या हताहत या घायल हुए। ठीक है। और इस युद्ध में जो नरसंहार देखा उससे अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध करने का जो प्रण है वो छोड़ दिया कि आज के बाद युद्ध नहीं लड़ूंगा, हृदय परिवर्तन हो गया। फिर इसने क्या किया, जब इसने बौद्ध धर्म को एडोप्ट किया और वहाँ से उसको थोड़ी शांति प्राप्त हुई तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लग गया। और इसी संदर्भ में इसने क्या किया, तीसरी बौद्ध संगति का भी आयोजन पाटलिपुत्र में कराया। अशोक को अन्य किन नामों से जाना गया? अलग अलग अभिलेखों में प्रियदर्शी, अशोकवर्धन, इन नामों से पुकारा गया है। अशोक के शिलालेख जो हैं वो किस किस भाषा में मिलते हैं? तो अरामाइका, ये पूरा साथ ही है, खरोष्टी, ब्रह्मी लिपि, ठीक है, इनमें मिलते हैं। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व, कलिंग नरेश खारवेल व अशोक के मध्य हाथी एवं तट अधिकार को लेकर हुआ। अशोक की विजय हुई, तोसली पर अधिकार हुआ, नरसंहार से हृदय परिवर्तन। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि इसका उल्लेख, कलिंग युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है? 13वें शिलालेख में। उपगुप्त बौद्ध भिक्षु व संत अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अब जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया उपगुप्त, तो प्रमुख बौद्ध भिक्षुक जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा व दीक्षा प्रदान की। बस ये 20 वर्ड्स में आंसर कंप्लीट। अशोक की यात्राएं, तो यहाँ पे क्या है, राज्याभिषेक के 70वें वर्ष में ये बौद्ध है गया। ठीक है। 12वें वर्ष में निगाली सागर नेपाल में जो स्थान है बौद्ध स्थल पूरा, वहां पे गया। बारबर की गुफाएं ये कहाँ है? बिहार, जिला गया। क्या है ये? अशोक ने आजीवक संप्रदाय के जो लोग हैं, क्योंकि इसके पापा आजीवक संप्रदाय को मानते थे, उनके रहने के लिए बनाई। बारबर की गुफाओं का निर्माण कराया। इन गुफाओं के नाम क्या रखे हुए हैं? सुदामा, विश्व झोपड़ी, ऐसे नाम की गुफाएं हैं। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अशोक के 7वें स्तंभ लेख में।
अशोक से संबंधित ऐतिहासिक स्रोत पर टिप्पणी लिखिए। तो अशोक से संबंधित जो टिप्पणी वो क्या जाएगी, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में रखा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है, शिलालेख शिलाओं के रूप में, स्तंभलेख जो स्तंभों पे लिखे, गुहालेख जो गुहाओं में मिले। ठीक है, इसके आधार पर हम इसका आंसर लिख सकते हैं। शिलालेख में कौन कौन से शिलालेख है तो इसको भी अपन देख लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे मान लो अशोक के शिलालेख में किसी का नाम आ गया, तो पहला क्या हो गया, टिफलेंतर। खोजकर्ता कौन था, टिफलेंतर। कब किया खोज टिफलेंतर ने, इसकी खोज 1750 में। इनको सबसे पहले किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, पहली बार 1837 में। अब मान लो 20 वर्ष में आ गया टिफलेंतर। तो प्रमुख पुरातत्वविद एवं इतिहासकार जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को खोजा 1750। जेम्स प्रिंसेप लिखा गया तो क्या लिखेंगे अपन, प्रमुख इतिहासकार एवं पुरातत्वविद जिन्होंने क्या किया, पहली बार शिलालेखों को पढ़ा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप लिख दिया। अब जैसे अशोक का पहला शिलालेख, तो पहले शिलालेख में क्या लिखा हुआ है, मान लो ये 20 वर्ष में आ गया, अगर पूरा 11 मार्कर में आ गया तो फिर वो तीनों स्रोत में बता देंगे। इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, मनोरंजन व उत्सवों का उल्लेख किया गया है। बस अशोक के सभी शिलालेखों में से प्रथम शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा व मनोरंजन उत्सव का उल्लेख। बस ये आंसर हो जाएगा 20 वर्ष में। फिर चौथा शिलालेख, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष, मतलब युद्ध के स्थान पर धर्म की स्थापना का घोष किया गया है। फिर 7वां व 8वां शिलालेख, इसमें सभी जाति व धर्म के व्यक्ति सभी स्थानों में रह सकते हैं, क्योंकि वह सभी आत्मसमय एवं हृदय प्रवृत्ता अशोक की तीर्थ यात्राओं का, मतलब बहुत बढ़िया अलग अलग चीजें हो गई है, एक साथ आ गई, भैया ने साथ कर दी इनको। जैसे यहां तक की जो बात हो गई ये अलग बात हो गई, ये और ये बात यहां तक की हो गई। इसमें क्या उल्लेख है, सभी जाति व धर्म के व्यक्ति सभी स्थानों में रह सकते हैं, क्योंकि वे सभी आत्मसमयित और भगवान बुद्ध को समर्पित है, ये बातें। और हृदय परिवर्तन वाली बात भी इन्हीं में मिलती है। अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख भी इन्हीं में मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको सारे शिलालेख लिखने हैं वहाँ 11 नंबर में। 11वां शिलालेख, धम्म की व्याख्या की गई है। अब जैसे मान लो आ गया अशोक का धम्म, तो वहाँ पे जैसे 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया, तो अपन क्या लिखेंगे कि अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या प्राप्त होती है। फिर आगे जो उत्तर होगा उसको अपन लिखेंगे, धम्म भी समझाऊंगा आगे, चिंता नहीं करें। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हुआ उसका वर्णन है। 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है, जहाँ उसने धम्म प्रचारक भेजे थे कि भाई इन राजाओं के हम धर्म प्रचार के लिए लोगों को भेज रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के स्तंभ लेख, प्रधानतः अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं। पहला प्रयाग स्तंभ लेख जो आप देख रहे हैं, अशोक द्वारा कौशाम्बी में स्थापित किया गया था। इसे अकबर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित कराया, इस कारण से इसे प्रयाग स्तंभ लेख या कौशाम्बी अभिलेख भी या स्तंभ लेख भी कहा जाता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ये 20 वर्ष। टोपरा स्तंभ लेख, फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाया था। 7वां स्तंभ लेख, ये सबसे लंबा स्तंभ लेख है। रुमनदेही अभिलेख, ये सबसे छोटा अभिलेख है। शर कुना अभिलेख, अब ये 20 वर्ष में आ जाए तो मौर्य शासक अशोक से संबंधित। इस अभिलेख में ग्रीक व अरामय का दोनों भाषाएं मिलती है, क्योंकि ये गांधार से ऊपर वाले पार्ट में मिलता है। इसे कंधार अभिलेख भी कहते हैं। कहाँ मिलता है ये, कंधार में, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कंधार अभिलेख भी कहा जाता है। विशेष क्या, ग्रीक व अरामय का दोनों लिपि है संबंधित अशोक से, ये भी 20 वर्ष कंप्लीट। चर, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में जासूस को क्या कहा गया, चर, ये 20 वर्ष। चक्र, मौर्य काल में प्रांतीय इकाई को क्या कहा जाता था, चक्र। जैसे आज अपन जिसे राज्य कहते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो वहाँ पे जो प्रांतीय इकाइयाँ हैं उनको क्या कहा गया, चक्र। अशोक के समय चक्र व प्रांतों की संख्या कितनी थी, 5। अपन देखेंगे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, तोसली सब देखेंगे, मगध वगैरह सब देखेंगे। ग्रामिक, मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, इसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था, ये 20 वर्ष में कंप्लीट। गोप, मौर्य काल में 10 गांवों का मुखिया प्रधान व गोप कहलाता था। मौर्यकालीन ये प्रशासन की इकाई, ब्लॉक स्तरीय एक तरह से वर्तमान में। मंडल, मौर्य काल में नगर की प्रशासन की संख्या, ठीक है, 30।
मंडल में 5-5, 6 समितियां होती थी। मतलब मंडल क्या होता था, जो नगर है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने की जो प्रणाली मंडल व्यवस्था के द्वारा 5 समितियां होती थी, जिसमें क्या होता था, अलग अलग सदस्य रहते थे और सारे काम देखते थे। जैसे क्या हो गया, नगर की स्वच्छता देखनी है, नगर में पेयजल की व्यवस्था देखनी है, नगर सुरक्षा देखनी है, इस तरह से। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख भी यहाँ पे नगरीय समितियां थी मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य काल में कर नहीं चुकाने व चोरी पर मृत्युदंड का प्रावधान था। मतलब 2 चीजें ऐसी थी जो मृत्यु कारक होती थी। कौन कौन सी? कर नहीं चुकाना और चोरी करना। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की मौर्य की सेनाओं को लुटेरों की सेना कहा है। अब ये एक कोटेशन हो गया जो कभी ना कभी किसी आंसर में काम आ सकता है। धन्यवाद साथियों। इसके आगे के 5 मार्कर 11 मार्कर मौर्य काल के अपन अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।